हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित सिंह स्टडी विथ अंकित में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों जानेंगे कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को। दोस्तों हमने कार्ल मार्क्स पर एक वीडियो पहले भी मैं बना चुका हूं। एक वीडियो काफी समय, एक मंथ पहले ही बना चुका हूं। उस पे हमने कार्ल मार्क्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है। ठीक है, उन्होंने किस किस क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है, संक्षेप में उन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की हमने। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम के रिवीजन के पर्पज से अगर देखना है तो वो वीडियो आप लोग इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को विस्तृत तरीके से जानेंगे। अगर आप लोग दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाला वीडियो आसानी से मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम प्रैक्टिस सेट भी साथ में प्रैक्टिस सेट भी करवा रहे हैं और थ्योरीज को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद है क्या। ठीक है दोस्तों, तो मार्क्स जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास प्लस भौतिकवाद। ठीक है, मार्क्स ये जो सिद्धांत देते हैं दोस्तों, पूंजीवादी समाज के विकास के संदर्भ में प्रतिपादित करते हैं। क्या करते हैं? पूंजीवादी समाज के विकास के संदर्भ में यह सिद्धांत जो है प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, मार्क्स पूंजीवाद के विकास का आधार जो है भौतिकवाद को मानते हैं दोस्तों। जो मार्क्स जो मानते हैं, जो पूंजीवाद के विकास को जो आधार मानते हैं दोस्तों, वो भौतिकवाद को मानते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि इसी भौतिकवाद के आधार पर समाज का एक क्रमिक विकास हुआ। भौतिकवाद के आधार पर ही जो है समाज का एक क्रमिक विकास हुआ है। और समाज, आदिम समाज से प्राचीन समाज, प्राचीन समाज से साम्यवादी समाज, साम्यवादी समाज से पूंजीवादी समाज की ओर परिवर्तित हुआ है। ठीक है, और कहते हैं कि भौतिकवाद के आधार पर ही इतिहास में पाए जाने वाले विभिन्न समाजों की व्याख्या करना ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों कि मार्क्स क्या कहते हैं। मार्क्स अपने भौतिकवाद की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि प्रत्येक समाज की दो संरचनाएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक समाज की दो संरचनाएं होती है। कौन कौन सी वो भी देख लेते हैं हम लोग। अधोसंरचना और अधिसंरचना। जो अधोसंरचना को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं और अधिसंरचना को हम लोग सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो उनकी अधोसंरचना है वो कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अधोसंरचना को, ये दोस्तों अधोसंरचना को ये आर्थिक व्यवस्था बताते हैं कि जो है अधोसंरचना जो है नींव का काम करती है। ठीक है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ये आर्थिक व्यवस्था को रखते हैं और सुपर स्ट्रक्चर में, अधिसंरचना में ये राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी और राजनीतिक चीजों को, राजनीतिक इकाइयों को, इन सारी इकाइयों को रखते हैं। और कहते हैं दोस्तों कि अगर आर्थिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आया, अधोसंरचना में कोई परिवर्तन आया, तो संपूर्ण जो है सुपर स्ट्रक्चर में परिवर्तन आएगा और संपूर्ण समाज में परिवर्तन आएगा। ठीक है, उसमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी इकाई, धार्मिक इकाई, सारी चीजों में परिवर्तन आ जाएगा, संपूर्ण समाज में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं कि जो दोस्तों उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन की प्रणाली जो है आर्थिक व्यवस्था में ही है। वो जो उत्पादन की जो शक्तियां, उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के जो साधन है वो आर्थिक व्यवस्था से ही संबंधित है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं वो, कि अधोसंरचना समाज के लिए नींव का काम करती है और जब अधोसंरचना में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण समाज में स्वतः परिवर्तन हो जाता है। अधोसंरचना के अंतर्गत मार्क्स ने अर्थव्यवस्था या भौतिक व्यवस्था को रखा है। किसको रखा है? अर्थव्यवस्था या भौतिक व्यवस्था को रखा है अर्थ अधोसंरचना के अंतर्गत, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत। और अधिसंरचना जो है, अधिसंरचना में क्या रखते हैं? अधिसंरचना जो सुपर स्ट्रक्चर है, जो दोस्तों सुपर स्ट्रक्चर है, जैसे ये क्या है? ये जो है सुपर स्ट्रक्चर, ये जो है सुपर स्ट्रक्चर है। ये सुपर स्ट्रक्चर में राजनीतिक, सांस्कृतिक, कानूनी, धार्मिक इत्यादि इकाइयों को रखते हैं। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो अधोसंरचना है उसमें आर्थिक व्यवस्था को रखते हैं। अधिसंरचना के अंतर्गत समाज की अन्य सभी इकाइयां, जैसे सांस्कृतिक इकाई, राजनीतिक इकाई, धार्मिक इकाई, मनोरंजनात्मक इकाई, कानूनी इकाई इत्यादि सभी इकाइयां आती हैं। ठीक है, मार्क्स के अनुसार जो है आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है दोस्तों उत्पादन की शक्तियां सम्मिलित हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन की शक्तियां सम्मिलित हैं, हालांकि हमने बताया था अभी आपको।
इसमें उत्पादन के संबंध, उत्पादन के साधन या लोगों के संबंध भी समाहित हैं। उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध या लोगों के संबंध जो है समाहित हैं दोस्तों। अभी हमने बात किया था ये जो है उत्पादन की शक्तियां, उत्पादन प्रणाली, उत्पादन के साधन, लोगों के संबंध इत्यादि चीजें जो है इसमें इनकी जो अर्थव्यवस्था में समाहित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, जब जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन होता आता है तो लोगों के संबंध में परिवर्तन आता है। जो जो साधन है दोस्तों, अगर इसमें परिवर्तन आता है तो लोगों के संबंध में भी परिवर्तन आ जाता है। और जब साधन और संबंध दोनों में परिवर्तन आता है तो संपूर्ण संपूर्ण उत्पादन प्रणाली या उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जिससे संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है, तो संपूर्ण समाज में स्वतः परिवर्तन आ जाता है। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं लोग? इधर देखिए, जब यहाँ बोल रहा है कि जब उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन में उत्पादन के जो साधन है उसमें परिवर्तन आता है तो क्या होता है, उत्पादन के साधन में परिवर्तन आता है तो लोगों के संबंध में, जो है लोगों का जो संबंध है इसमें भी परिवर्तन आ जाता है। जब इस पे परिवर्तन आता है तो क्या नाम है, आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। किसमें? आर्थिक व्यवस्था में, इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है तो जो है सुपर स्ट्रक्चर जो है इसमें परिवर्तन आता है दोस्तों। क्या है? जो सुपर स्ट्रक्चर में परिवर्तन आता है, जिससे राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानूनी सारी इकाइयां जो है इफेक्टेड होती हैं। इससे पूरे समाज में परिवर्तन आ जाता है। क्या है? पूरे समाज में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, जैसी अर्थव्यवस्था होगी, इनका कहना है जैसी अर्थव्यवस्था होगी वैसी सांस्कृतिक, राजनीतिक, मनोरंजनात्मक इत्यादि सभी व्यवस्थाएं होंगी। यही जो है दोस्तों, यही कार्ल मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद या भौतिकवाद है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए आप लोग, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसी भौतिकवाद के आधार पर जो है मार्क्स ने जो है चार प्रकार के समाज के बारे में बात की। भौतिकवाद के आधार पर इतिहास के सभी समाजों की व्याख्या ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ठीक है, और मार्क्स के अनुसार जो ऐतिहासिक भौतिकवाद में चार प्रकार के समाज पाए जाते हैं। इन्होंने चार प्रकार के समाज की बात की है ऐतिहासिक भौतिकवाद के। ठीक है, और इसमें जो है पहला समाज है जो है आदिम समाज है दोस्तों। आदिम समाज जो है, आदिम समाज में क्या था, उत्पादन के कोई साधन नहीं थे। उत्पादन के जो है कोई साधन नहीं थे, इसलिए यहाँ न तो वर्ग था न ही वर्ग संघर्ष था। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब थोड़ा बौद्धिक विकास होता है तो जब प्राचीन समाज आता है, क्या आता है? प्राचीन समाज। प्राचीन समाज में क्या होता है, पत्थर के औजार जो है उत्पादन के साधन बन जाते हैं। जो पत्थर का औजार है वो उत्पादन का साधन बन जाता है। जब उत्पादन का साधन पत्थर का औजार बन जाता है तो यहाँ पे दो लोग हो जाते हैं, दो वर्ग आ जाते हैं, मालिक और दास। मालिक जिसके पास पत्थर के औजार थे उनके पास वो मालिक थे, और जिनके पास पत्थर के औजार नहीं थे उनके अंडर में, उनके नीचे या फिर उनके लिए काम कर रहे थे, वो दास हो गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है सामंतवादी समाज। थोड़ा बौद्धिक विकास हुआ, बौद्धिक प्रभाव पड़ा, तो फिर उसके बाद सामंतवादी समाज आया। लोग कृषि करने शुरू कर दिए, तो जो उत्पादन का साधन है वो कृषि उत्पादन का साधन बन गया। जब कृषि उत्पादन का साधन बना तो फिर ये जो है आपके मालिक और दास जो है संबंध बदल के जमींदार और किसान में कन्वर्ट हो गया। जमींदार और किसान में, जिसके पास भूमि थी वो जमींदार बन गए, जो उस भूमि पर कार्य करते थे, अपना भूमि पर कार्य करके जीविकोपार्जन करते थे, वो किसान बन गए। ठीक है, दो वर्ग बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा समाज है पूंजीवादी समाज। क्या है? पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाज में क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें उत्पादन के साधन के रूप में कार्य करने लगी। यहाँ पे तो यही संबंध जमींदार और किसान वाला संबंध बदल के पूंजीपति और सरबराह का संबंध में परिवर्तित हो गया। बड़ी बड़ी मशीनें जो है जिसके पास थी वो पूंजीपति बन गया। जैसे अडानी अंबानी, उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बड़े संसाधन है, उत्पादन के साधन उनके पास अत्यधिक मात्रा में है, तो पूंजीपति हैं। और जो उनकी कंपनियों में काम करते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, वो सरबराह हैं। ठीक है, या फिर चीजें हो गई दोस्तों। ठीक है, या फिर जिनके पास साधन नहीं है, उत्पादन के साधन नहीं है, वो सरबराह है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आदिम समाज में निजी संपत्ति का अभाव था। या जो आदिम समाज था, अभी हमने बात किया, उसमें निजी संपत्ति का अभाव था। कोई उत्पादन साधन नहीं थे, उत्पादन के कोई साधन नहीं थे। लोग जंगलों में इधर उधर घुमक्कड़ जीवन यापन करते थे। कच्चा मांस, कंदमूल इत्यादि
जो भी मिलता था उसी से अपना भूख मिटा लेते थे, शांत कर लेते थे अपनी भूख को। क्षमता अनुसार कार्य करते थे, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग दोस्तों, क्षमता अनुसार जो है कार्य करते थे और अपनी आवश्यकता के अनुसार पूर्ति कर लेते थे। ठीक है, यह विशेषता जो है साम्यवादी समाज की है। यही साम्यवादी समाज में जो कल्पना करते हैं मार्क्स, जो कल्पना करते हैं और कहते हैं ना कि जो पूंजीवादी समाज पर घने बादल छाए हुए हैं, तो वो जो है पूंजीवादी समाज खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उसके बाद साम्यवादी समाज आएगा, समाजवादी समाज आएगा, ऐसा मार्क्स कल्पना करते हैं। तो यही है कि जब साम्यवादी समाज की जो कल्पना करते हैं या समाजवादी समाज की बात कल्पना करते हैं, तो कहते हैं कि उसमें निजी संपत्ति का अभाव होगा, जो है निजी संपत्ति नहीं होगी, उसमें राज्य नहीं अनुपस्थित होगा, वर्ग अनुपस्थित होगा, ये सब चीजें नहीं होंगी उसमें। उसमें लोग क्षमता अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता अनुसार अपनी पूर्ति करेंगे। ठीक है, तो आदिम समाज जैसा था उस तरीके का समाज आएगा, साम्यवादी समाज या समाजवादी समाज। ठीक है, ऐसा मार्क्स कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आदिम समाज को आदिम साम्यवादी समाज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा बौद्धिक विकास हुआ, तो अभी हमने बात की बौद्धिक विकास के फलस्वरूप जब थोड़ा सा उत्पादन के साधन में परिवर्तन आया, पत्थर के औजार आए, तो उनके माध्यम से लोग शिकार करने लगे, तो आपसी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे, तो वो पत्थर का औजार उनके लिए उत्पादन का साधन बन गया। क्या बन गया? वही पत्थर का जो औजार था दोस्तों, उत्पादन का साधन बन गया। ठीक है, तो लोगों के संबंध परिवर्तित हो गए, लोगों के जो संबंध परिवर्तित हो गए। पहले जो आदिम समाज में कोई वर्ग नहीं था, अपनी क्षमता अनुसार कार्य करते थे लोग, आवश्यकता अनुसार अपनी पूर्ति करते थे, वही संबंध परिवर्तित हो गए। वही भाईचारा जो है, जो पहले भाईचारा का संबंध पाया जाता था, वही खत्म हो गया। अब जिनके पास पत्थर के औजार थे, वो दोस्तों मालिक बन गए और मालिक कहे जाने लगे। उनके यहाँ काम करते थे, वो दास कहलाए। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि अर्थात भाईचारे का जो संबंध था वो मालिक और दास में बदल गया, मालिक और दास में बदल गया दोस्तों। जब साधन और संबंध में परिवर्तित हुआ, तो संपूर्ण उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन हुआ। जो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, तो चूंकि आर्थिक व्यवस्था जो नींव का काम करती है, इसलिए संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप समझ रहे हैं, जब संसाधन और संबंध दोनों में परिवर्तन हुआ, जब साधन उत्पादन के साधन में परिवर्तन हुआ, और तो फिर क्या होगा, संबंध में भी परिवर्तन आ गया। जब उत्पादन साधन औजार आया, पत्थर का औजार आया, तो फिर संबंध जो था, भाईचारे का संबंध जो था, एक साथ लोग रहते थे, वो मालिक और दास का संबंध बन गया। तो संपूर्ण जो उत्पादन की प्रणाली थी उसमें परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हो गया, मालिक और दास हो गए। जब जब आर्थिक व्यवस्था जो है नींव का काम करती है, उसमें परिवर्तन आया, तो संपूर्ण समाज ही परिवर्तित हो गया, मालिक और दास इस तरीके के वर्ग बन गए दो, पूरे समाज में परिवर्तन होके वर्ग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, वह समाज आदिम समाज से प्राचीन समाज के रूप में तब्दील हो गया। तो इतिहास में दूसरा समाज जो है दोस्तों, प्राचीन समाज आया। और तीसरा जो समाज था, अभी हमने बात किया था सामंतवादी समाज। तो सामंतवादी समाज की इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं, तो वो भी जब विकास हुआ, तो कृषि कार्य करना सीख गए सब लोग। जब कृषि कार्य करना सीख गए, तो भूमि उत्पादन के साधन के भूमि जो है, जो भूमि थी, वो उत्पादन के साधन के रूप में कार्य करने लगी। उसके आधार पर लोगों के संबंध में परिवर्तित हो गया, लोगों के संबंध में परिवर्तित, जहाँ कल तक मालिक और दास के संबंध थे, वहां जमींदार और किसान के संबंध हो गए आज। ठीक है, तो जब संबंध उत्पादन के साधन जो है, उत्पादन के जब यहाँ दोस्तों साधन उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध संबंध में परिवर्तन हुआ, दोनों में दोस्तों, दोनों में परिवर्तन हुआ, तो क्या हुआ, संपूर्ण समाज में परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो सामंतवादी समाज में तब्दील हो गया पूरा समाज, उसमें परिवर्तित हो गया। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बौद्धिक विकास के प्रभाव के फलस्वरूप जब उत्पादन के साधन में जब चौथा था पूंजीवादी, जब बौद्धिक विकास का विकास हुआ थोड़ा, उसके फलस्वरूप जब उत्पादन साधन में जब परिवर्तन हुआ, लोगों ने बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण कर लिया, तो मशीनें उत्पादन के साधनों के रूप में कार्य करने लगी। ठीक है, तब भूमि नहीं कार्य करने लगी, फिर उत्पादन के साधन के रूप में बड़ी मशीनें कार्य करने, जिससे लोगों के संबंध में परिवर्तन आया। जमींदार और किसान के संबंध परिवर्तित होकर पूंजीवादी और सरवाहा के रूप में तब्दील, सॉरी, पूंजीवादी जो है दोस्तों, ये जो है आपका पूंजीवादी एवं सर्वहारा के रूप में तब्दील हो गए। ठीक है, और संपूर्ण समाज
परिवर्तित होकर समाज में सामंती समाज में से परिवर्तित होकर पूंजीवादी समाज में तब्दील हो गया। ठीक है, तो संपूर्ण समाज है परिवर्तित होकर सामंती समाज से पूंजीवादी समाज में तब्दील हो गया दोस्तों। ठीक है, तो भौतिकवाद यही मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद है जो पूंजीवादी समाज के संदर्भ को प्रतिपादित किया है। ठीक है, यही जो है दोस्तों मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा, तो ऐसे कमेंट करेंगे तो उत्साहवर्धन होता है, और उत्साह जब होता है तो फिर पढ़ाने में मजा भी आता है दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।